हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टीफन्स लॉ और सोलर कांस्टेंट के बारे में। इसके पहले हमने स्टार्टिंग में कंडक्शन पढ़ा था और कंडक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए। कंडक्शन में अलग अलग लॉज अप्लाई हो रहे वो भी कवर किए थे। उसके बाद हमने रेडिएशन वाला टॉपिक लिया। रेडिएशन में भी हमने बहुत से पॉइंट डिस्कस कर लिए पिछले लेक्चर्स में। आज हम लोग दो पॉइंट्स अपने जो बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। एक था स्टीफन्स लॉ और दूसरा था सोलर कांस्टेंट। अब ये स्टीफन्स लॉ क्या था बेटा? तो कोई भी बॉडी को अगर टी टेम्परेचर पे रखा जाए तो ये बॉडी क्या करता है? हीट को रेडिएट करता है। और हीट जो रेडिएट होती है वो अलग अलग वेवलेंथ के फॉर्म में होती है। ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर इसी वेवलेंथ के साथ हीट इमिट हो रही है। जैसे ये एक बॉडी ले लिया, सेम वेवलेंथ ले रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि सेम वेवलेंथ इमिट हो रही है, ऐसा नहीं होता। कोई छोटी वेवलेंथ रहती, कोई बड़ी वेवलेंथ रहती, कोई उससे भी बड़ी वेवलेंथ रहती, कोई उससे भी बड़ी वेवलेंथ रहती। सो जब बॉडी से हीट इमिट होती है तो वो अलग अलग वेवलेंथ के फॉर्म में होती है। आइडियली तो ये कहा जाता कि जीरो से लेके इंफिनिटी तक सभी वेव इमिट होती है। ठीक है, ऐसा आइडियल कंडीशन में माना जाता है। अब आप देखो ना, स्टीफन्स लॉ का कहना क्या है कि ये बॉडी जितना हीट इमिट करेगा, दैट इज द इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। ये आपका स्टीफन्स लॉ है। यानी बॉडी का जो इमिसिव पावर है, यानी हीट इमिट करने की पावर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी है फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सा? एब्सोल्यूट वाला, यानी क्या? इन टर्म्स ऑफ केल्विन। ये टेम्परेचर आप केल्विन में लोगे। अब ये बॉडी का टेम्परेचर T है तो इसका इमिसिव पावर E है। देयरफॉर इमिसिव पावर इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T टू द पावर 4, ऐसा हो जाएगा ये। अब ये जो कांस्टेंट है इसे क्या कहते हो आप? स्टीफन्स कांस्टेंट। ये आपका जो सिग्मा है इसे हम लोग स्टीफन्स कांस्टेंट कह देंगे। अब ये देखो, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बन गया कि स्टीफन्स लॉ क्या है। तो इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। उसका फॉर्मूला ये बन गया। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सिग्मा का यूनिट बताओ। ठीक है ना, तो इसको पहले आप रीअरेंज कर लो। इमिसिव पावर यानी क्या होता था? तो इमिसिव पावर होता था अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इमिसिव पावर की डेफिनेशन हमने पहले देखी हुई है। इमिसिव पावर यानी क्या? अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक समय में एक एरिया से जो हीट इमिट होता है उसे इमिसिव पावर कहते हैं। तो हमने ई की जगह पे रख दिया ये वाला, इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, ऐसा हो गया। अब बेटा सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरा हीट अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4। अब इससे बेटा आप लोग एसआई यूनिट निकाल लो और सीजीएस यूनिट। आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सिग्मा का एसआई यूनिट बताओ। तो बेटा ये देखो, हीट के लिए क्या लोगे आप? जूल, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, टाइम के लिए सेकंड और टेम्परेचर के लिए केल्विन टू द पावर 4। ये हो गया बेटा आपका एसआई यूनिट। क्लियर इतना? और एक चीज हो सकती है कि इसको अलग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, जैसे जूल पर सेकंड, तो आप जूल पर सेकंड की जगह पे वैट रख सकते हो। तो जूल पर सेकंड की जगह पर वैट का इस्तेमाल भी किया जा सकता, ये भी आपका ऐसा यूनिट बताएगा। क्लियर? इसके अलावा अब अगर ये लिखा हुआ है जूल पर सेकंड मान लो, अब मुझे सीजीएस यूनिट पूछा गया। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एसआई ना पूछते हुए सीजीएस यूनिट पूछा गया तो अब सीजीएस यूनिट क्या लोगे? जूल की जगह पे लोगे कैलोरी, मीटर की जगह पे लोगे सेंटीमीटर और केल्विन की जगह पर लोगे डिग्री सेल्सियस टू द पावर 4, यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है ना, तो ये हमारा सीजीएस यूनिट कहलाएगा। तो देखो बेटा, एक तो आपको फॉर्मूला बताते आना चाहिए, उसके बाद आपको एसआई यूनिट बताते आना चाहिए, सीजीएस यूनिट बताते आना चाहिए, और अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि आपको डायमेंशन बताते आना चाहिए। अब हम लोग स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे। अब हमारा सिग्मा का फॉर्मूला,
कितना आया हुआ है बेटा, हीट अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4। अब आप देखो, हीट इज नथिंग बट वर्क डन। मैंने आपको पहले भी कहा था हीट यानी ही वर्क डन होता है। और बेटा वर्क डन की जगह पे क्या ले सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ ले लो। एरिया बोले तो साइड का स्क्वायर, डायमेंशनली एरिया यानी लेंथ का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है। अब ये हो गया बेटा अपना टाइम, टी फॉर टाइम। और ये वाला जो टी है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए थीटा का इस्तेमाल करो, थीटा टू द पावर 4, ऐसा हो जाएगा ये। अब आप देखना, यहां पे एल है, यहां पे एल है, दोनों कैंसिल हो गया। अब फोर्स के डायमेंशन हमेशा से याद ही रख लेना। फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1L1T-2 डिवाइडेड बाय, ये हो गया एल, ये हो गया टी, ये हो गया थीटा टू द पावर 4। क्लियर बेटा। अब और एक एल कैंसिल हो जा रहा है आपका, यानी क्या बचेगा, m1T टू द पावर ऑफ, बेटा यहां पे कुछ नहीं यानी 1 है। और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा। ये वाला t टू द पावर 1 ऊपर गया तो ये t टू द पावर -1 बनेगा। तो ये -2 तो पहले से ही था, t टू द पावर -2। और ये ऊपर चला गया तो t टू द पावर -1 उसके साथ जुड़ गया, यानी t टू द पावर -3 बनेगा, क्योंकि ये -2 है, ये -1 हो जाएगा ऊपर जाके। इसके बाद ये थीटा टू द पावर -4 हो गया। ये बेटा हमारा डायमेंशन हुआ स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेटा सिग्मा की वैल्यू बताओ एसआई यूनिट में। तो इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है। और यूनिट हम लोग लेंगे वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। अभी आपका नेक्स्ट हो गया। देखो बेटा यहां पर हम लोगों ने अलग अलग चीजें ली। पहला तो हमने लिया था फॉर्मूला E इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, ये हो गया था फॉर्मूला। इसके बाद इमिसिव पावर की जगह पे क्या लेना, हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद सिग्मा का एसआई यूनिट बताओ, सिग्मा का सीजीएस यूनिट बताओ, उसके बाद सिग्मा का डायमेंशन बताओ, सिग्मा की वैल्यू बताओ। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर हो सकते हैं, तो इन सबको अच्छे से कर लेना। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले टर्म्स देखते हैं। अब बराबर ध्यान दो बेटा, सिग्मा का इस्तेमाल कैसे करेंगे, स्टीफन्स लॉ का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था कि इमिसिव पावर इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, ये हमारा फॉर्मूला था। कोई भी बॉडी, ये कोई भी बॉडी ले लिया, एनी बॉडी विच इज एट टेम्परेचर T always radiate the heat and its emissive power is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। यहां पे कुछ चीजें याद रखना है, जैसे ये वाला जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है, आप केल्विन में ही लो। ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये हो सकता है कि डायरेक्ट आपको इमिसिव पावर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इसी को इस्तेमाल करो, या तो आपको ये कहा जाएगा कि हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बताओ, तो ये सिग्मा टी टू द पावर 4 हो गया। आपको ऐसा भी कहा जा सकता है कि रेडियंट हीट निकालो। बेटा रेडियंट हीट यानी कोई अलग टर्म नहीं है, क्योंकि जो स्फेरिकल बॉडी से जो हीट इमिट हो रही थी उस प्रोसेस को ही रेडिएशन कहते। तो रेडिएशन प्रोसेस है, इसलिए इसको रेडियंट हीट कह रहे, यानी रेडिएशन के प्रोसेस से इमिट होने वाली हीट, दैट इज रेडियंट हीट। तो बेटा हीट का फॉर्मूला अगर आपको सिर्फ हीट ही निकालना है तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा ए टी टी टू द पावर 4, ये ऐसा आ जाएगा। ये जो T है वो टाइम के लिए है, ये एरिया है। अब ऐसा हो सकता है कि आपको स्पीयर दिया जाए तो सरफेस एरिया क्या रहेगा, 4πr²। अगर इसकी रेडियस कैपिटल R है तो इसका सरफेस एरिया 4πr²। अगर ऐसा सिलेंडर दिया जाए, ठीक है ना, तो इसका ये कर्ड वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना रहता, ये रहता है तुम्हारा 2πrl। अगर ये वाला एरिया लेना रहा तो वो कितना आता है πr²। ये वाला एरिया कितना आएगा πr²। तो टोटल एरिया यानी ये πr², ये πr² और इस वाला ये वाला एरिया कर्ड वाला। तो डिपेंड ऑन द बॉडी
आपको यहां पे एरिया लेना होगा। अगर आपको कहा कि एक स्क्वायर प्लेट है तो स्क्वायर प्लेट का एरिया यानी साइड का स्क्वायर एल का स्क्वायर, अगर आपको रेक्टेंगल वाली प्लेट दिया जाए तो एल इंटू बी। ऐसे आपको अलग अलग एरियाज लेना होगा डिपेंड ऑन द सिचुएशन गिवन इन द न्यूमेरिकल। इसके बाद बेटा अब हमने कहा कि रेडियंट पावर निकालो, रेडियंट पावर निकालो। तो बेटा पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क अपॉन टाइम यानी हीट अपॉन टाइम, यानी आपको ये निकालने के लिए कहा है हीट अपॉन टाइम। तो यहां से हीट अपॉन टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये बनेगा एरिया सिग्मा टी टू द पावर 4। ये ऐसा हो गया, समझ में आया बेटा। अगर आपको कहा जाए कि हीट पर यूनिट एरिया निकालो, हीट पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा सिग्मा टी टू द पावर 4 इंटू टाइम। ये टी है टेम्परेचर, ये है टाइम, तो ये हो गया हीट पर यूनिट एरिया। न्यूमेरिकल्स पूछने के तरीके बदलेंगे, यहां पे इमिसिव पावर, यहां पे हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यहां पे सिर्फ हीट पूछा, यहां हीट पर यूनिट टाइम पूछा, यहां हीट पर यूनिट एरिया पूछा। समझा इतना। अब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे बेटा। अगर ऐसा कहा जाए कि बॉडी का टेम्परेचर तो है टी लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी नॉट, अब आपको क्या दे दिया गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी गिवन आ गया। समझा बेटा इतना। तो एक चीज याद रखना, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ भी हीट जाती है और लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ भी आती है। इसे कौन सा लॉ कहा था आपने, प्रीहोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी बॉडी इमिट द हीट, रेडिएट द हीट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी रहने दो, वो ज्यादा रहा तो भी हीट का इमिट करेंगे, कम टेम्परेचर रहा तो भी हीट इमिट करेंगे। यानी ये वाला जो बाहर हीट इमिट करेगा वो क्या रहेगा, सिग्मा टी टू द पावर 4। समझा इतना, क्योंकि इसका टेम्परेचर है टी, इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है बेटा, टी नॉट। तो ये वाला कितना हीट इसको देगा, तो वो देगा सिग्मा टी टू द पावर 4, ये रहेगा नॉट, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है ना। अब इसका टेम्परेचर टी था इसलिए इसने हीट रेडिएट किया सिग्मा टी टू द पावर 4, और इसका टेम्परेचर टी नॉट था इसलिए इसने दिया सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4। तो अब मुझे बताओ नेट फ्लो ऑफ हीट कितना रहेगा, मैंने ये लिखा हुआ है नेट फ्लो ऑफ हीट। अगर मान लो ये 10 जूल दे रहा है, अगर इसने 10 जूल इमिट किया और 2 जूल ले रहा है, ले कितना रहा 2 जूल, दे कितना रहा 10 जूल, तो नेट फ्लो कितना रहेगा 8 जूल का। सो नेट फ्लो का मतलब होगा ये माइनस ये, यानी सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4। यहां से सिग्मा कॉमन निकाल दो, तो टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, ये हो गया बेटा आपका नेट इमिसिव पावर। ये नेट इमिसिव पावर आ जाएगा, नेट फ्लो ऑफ हीट यानी इमिसिव पावर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा इतना। नेट फ्लो ऑफ हीट कहने का मतलब हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ले रहे हैं हम लोग, दैट इज द इमिसिव पावर। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट बेटा ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे आप, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन रहेगा तब। आगे ध्यान दो बराबर। फॉर्मूला नंबर 6 आया हुआ है हमारा E इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, ये आया हुआ है फॉर्मूला। अब E के जगह पे क्या लिख सकते हैं, हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है इतना। अगर आपको कहा जाए सिर्फ हीट बताओ तो वो कितना आ जाएगा, ए इंटू टी सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। अगर आपको कहा जाए हीट पर यूनिट टाइम बताओ, दैट इज पावर, हीट अपॉन टाइम यानी पावर, रेडिएंट पावर,
तो ये आ जाएगा a सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। अगर आपको ये कहा जाए कि हीट पर यूनिट एरिया बताओ, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्मॉल टी टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, ऐसे। तो इन वैल्यूज को सिर्फ मैं रीअरेंज कर रहा हूं। सिर्फ इमिसिव पावर कहा, तो ये इमिसिव पावर की जगह पे क्या ले सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको अगर इधर भेज दिया जाए तो हीट आ जाएगा। सिर्फ हीट अपॉन एरिया पूछा तो ये ले लेना, हीट अपॉन टाइम पूछा तो ये ले लेना, यानी बाकी टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर देना। समझ में आया इतना? यहां तक हमने 10 टाइम से उस फॉर्मूले को चेंज किया, ठीक है। अब और कुछ मॉडिफिकेशन है, देख लो बराबर। एक लिया था हमने कि विदाउट सराउंडिंग, सिर्फ बॉडी का ही टेम्परेचर, ठीक है ना, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दिया तब। अब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट गिवन है तो ये फॉर्मूले। नाउ अगर बेटा ये ले लिया मैंने ऑर्डिनरी बॉडी, ठीक है, ऑर्डिनरी बॉडी, ये ले लिया मैंने ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी से हीट 100% इमिट होता है, जबकि ऑर्डिनरी बॉडी से 30%, 40%, 50%, 60% ही हीट रेडिएट होता है। तो हमें ऑर्डिनरी बॉडी को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड बॉडी के साथ, और स्टैंडर्ड बॉडी तो ब्लैक बॉडी, क्योंकि ब्लैक बॉडी वो होती है जो ज्यादातर हीट को इमिट करती है, जिसे मैक्सिमम कहते हो आप। ऑर्डिनरी बॉडी थोड़ा कम हीट इमिट करती है। सो इनको कंपेयर करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं इमिसिविटी। तो बेटा स्मॉल ई यानी इमिसिविटी, यानी ये क्या रहता, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी यानी क्या, ऑर्डिनरी बॉडी इज कंपेयर विथ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। जैसे ये 30 जूल इमिट कर रहा है और ये कितना कर सकता था, 100 जूल, तो ये कितना हुआ बेटा, 30% हो गया। ये अगर आप परसेंटेज में निकालो तो ई की वैल्यू वैसे 0.3 आ रही, अगर परसेंटेज कहा तो 30%, तो ये इमिसिविटी हो गया। सो हाउ टू डिफाइन द इमिसिविटी, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी यानी ऑर्डिनरी बॉडी कंपेयर विद द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब ये देखो, ये जितने भी 10 फॉर्मूलेज आपने लिए थे वो ले लिया था फॉर द ब्लैक बॉडी, लेकिन अगर वो बॉडी ऑर्डिनरी रही जिसका इमिसिविटी सिर्फ 30% है, 40% है, तो आपको इमिसिविटी से हर जगह पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप हर जगह पर स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर देना। जितने भी आपके 10 फॉर्मूले हमने लिए उन सभी 10 फॉर्मूलेज के साथ ई का मल्टीप्लीकेशन होता है, क्योंकि इमिसिविटी रहता है 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, ऐसे इमिसिविटी की वैल्यू रहती है। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उसकी वैल्यू रहेगी 1, तब वो लिखने की जरूरत नहीं है। बट फॉर ऑर्डिनरी बॉडी आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर बेटा? यहां तक ये हमने पढ़ लिया पूरा स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ, अकेले बॉडी का इमिसिविटी बताओ, इमिसिव पावर बताओ, अमाउंट ऑफ हीट बताओ, अगर सराउंडिंग रहा तो क्या होगा, ऑर्डिनरी बॉडी रहा तो क्या होगा, ब्लैक बॉडी रहा तो क्या होगा। इस तरीके से आपको सभी वेरिएशन आने चाहिए। ठीक है बेटा? अब हम लोग ले लेते हैं सोलर कांस्टेंट। स्टीफन्स लॉ के ऊपर मैंने जितना भी पढ़ाया उसको आप प्रॉपरली रिवाइज करना न्यूमेरिकल्स में, नहीं तो गलती होगी आपसे। न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट आप एक दो बार अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा। अब हम लोग ले रहे हैं सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट पे भी कुछ बार न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड थियरी भी पूछी गई है। अब ये सोलर कांस्टेंट क्या होता, तो बेटा ये ले लो आप सन। ठीक है ना, सन अपनी हीट रेडिएट करेगा हर डायरेक्शन में, ये ऐसे अलग अलग वेवलेंथ में सन हीट को रेडिएट कर रहा है। अब यहां से जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होगी वो कितनी रहेगी,
सो इमिसिव पावर इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। अब ये क्या है, इमिसिव पावर सन की, ये टी क्या है, सन का टेम्परेचर, सिग्मा यानी क्या, स्टीफन्स कांस्टेंट। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज सिग्मा टी टू द पावर 4, क्योंकि इमिसिव पावर यानी क्या, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर बेटा मैंने यहां से हीट पर यूनिट टाइम लिया तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा ए टी टू द पावर 4 हो जाएगा ऐसा, यानी ये हीट इमिटेड पर यूनिट टाइम ले लिया मैंने। अब एरिया का फॉर्मूला मैं रख सकता हूं यहां पर, सो हीट इमिटेड पर सेकंड वो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ये देखो बेटा, सरफेस एरिया, स्पीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर रहता है, ठीक है, यहां तक ले लिया, यानी एक सेकंड में ये कितना हीट रेडिएट कर रहा है वो मैंने निकाल लिया। अब बेटा आपने अगर यहां पे चेक किया तो आपको बराबर यहां से भी इतनी हीट एक सेकंड में पास होते हुए दिखेगी। अगर आपने यहां पे ले लिया तो थोड़ी देर के बाद वही हीट आपकी यहां से पास होते हुए नजर आएगी। अगर आपने और थोड़ी देर के बाद लिया तो आपको ये पूरे एरिया से ये हीट पास होते हुए दिखेगी, क्योंकि ये वाली जो हीट यहां से निकली वो सभी से पास हो रही है ऐसे, ये ऐसे सभी स्पीयर से पास होगी। अब आप देख लो, अगर मैंने कहा कि यहां से हीट निकली है 10 जूल पर सेकंड, ऐसी मैं एक फिगर बता रहा हूं आपको समझाने के लिए मैंने 10 लिया हुआ है कि 10 जूल पर सेकंड, एक सेकंड में यहां से 10 जूल हीट निकली तो ये 10 जूल थोड़ी देर के बाद ये स्पीयर से पास होगी, वही 10 जूल थोड़ी देर के बाद ये स्पीयर से पास होगी, वही 10 जूल थोड़ी देर के बाद इस स्पीयर से भी पास होगी। समझा इतना? अब ये पूरे स्पीयर से पास होने वाली हीट पर सेकंड वो इतनी है, यानी 10 जूल, जैसे एक नंबर में मैंने आपको समझा के बताया। अब अगर यहां पर हमारी अर्थ है, ठीक है ना, अगर हमारी यहां पर अर्थ है तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हीट यहां से पास हो रही पर सेकंड वो ये आ गई। अगर ये तो पूरी की पूरी हीट ये पूरे इससे पास हुई ना, तो इसके यूनिट एरिया से कितनी पास हुई, यानी इसके यूनिट एरिया से कितनी पास होगी वो मैं निकाल लेता हूं अभी। सो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये देखो ना, हीट पर यूनिट टाइम यानी पावर, यानी ये हीट अपॉन टाइम कहा तो ये पावर ऑफ द सन हो गया, सन का पावर, यानी एक सेकंड में कितना हीट इमिट कर रहा है। तो अब सोलर कांस्टेंट यानी क्या, तो सोलर कांस्टेंट यानी अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या तो फिर सोलर कांस्टेंट यानी अर्थ के एक एरिया पर, सिर्फ यूनिट एरिया पे कह रहा हूं मैं, पूरे अर्थ के ऊपर नहीं, अर्थ के यूनिट एरिया पे कहो या तो ये स्पीयर के कोई भी यूनिट एरिया पे कहो, दोनों सेम ही होगा। अर्थ के यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में कितनी हीट आ रही है उसे कहते हैं सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट यानी अर्थ के एक एरिया पे, यूनिट एरिया पे एक सेकंड में सन से जितनी हीट पहुंचेगी उसे इसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सोलर कांस्टेंट यानी अमाउंट ऑफ हीट रीचिंग ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन ऑन द यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। क्लियर? ये हो गया आपका सोलर कांस्टेंट। तो बेटा हीट पर यूनिट टाइम यानी यहां से जो एक सेकंड में हीट निकली वही यहीं पे आ रही है, तो यहां से निकलने वाली हीट यहां पे फैलेगी, तो ये हीट अपॉन टाइम इज नथिंग बट पावर, ये वाला लिखा हुआ। अब ये लिख दो यहां पे, कितना है बताइए, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू टी टू द पावर 4, ठीक है, ये हो गया हीट पर यूनिट टाइम। अब यही जो अमाउंट ऑफ हीट थी वही आपके इस एरिया में स्प्रेड हो रही है, तो इसी के एरिया से डिवाइड कर दो उसको, यानी 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो पूरा हीट इससे फ्लो होने वाला और उसको इसी के एरिया से डिवाइड कर दिया तो वो हीट पर यूनिट एरिया भी आ गया। तो ये हो गया हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब ये स्मॉल आर क्या था, तो स्मॉल आर था इसका रेडियस, ये वाला रेडियस स्मॉल आर, और सन का रेडियस कैपिटल आर।
कैपिटल आर यानी सन का रेडियस और स्मॉल आर यानी यहां तक का रेडियस। तो इसके यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में जितनी हीट पहुंचेगी वो है आपका सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट इज अमाउंट ऑफ हीट रीचिंग हियर इन यूनिट ऑन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। क्लियर? अब यहां पहुंचने का मतलब अगर यहां पे अर्थ है तो वो अर्थ के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, अब बेटा ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका S इक्वल टू क्या मिलेगा तुमको? सिग्मा आर स्क्वेयर टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वेयर। ये आपका सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया। इससे हम लोग टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। बराबर ध्यान बनाए रखो, सोलर कांस्टेंट समझने के लिए आप ये वीडियो को वापस से देखना, या एक दो बार आप देखोगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो ना नेक्स्ट, अगर मुझे चाहिए कि सन का टेम्परेचर निकालू तो टी टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? इसको इधर ट्रांसफर कर दो, S इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। अब अगर ये टेम्परेचर टू द पावर 4 है तो टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर S डिवाइडेड बाय सिग्मा टू द पावर 1/4। बेटा ये टेम्परेचर का आपका फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप सन का टेम्परेचर निकाल सकते हो या इन्हीं बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पे आर यानी क्या रहेगा? डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, सन और अर्थ के बीच में का डिस्टेंस स्मॉल आर, वो यहां पे पुट अप कर देना। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ सन, यहां पे सन की रेडियस रख देना। एस यानी क्या? सोलर कांस्टेंट जो गिवन रहेगा वो आप रख देना। सिग्मा यानी क्या? स्टीफन्स कांस्टेंट, उसकी भी वैल्यू फिक्स है, उसको रख देना। सभी वैल्यूज पुट अप करके आंसर निकालोगे तब आपका टेम्परेचर का आंसर आएगा 5800 केल्विन। बेटा इतना टेम्परेचर किसका आ रहा है? सन का। अब एक्सपेरिमेंटली सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन मिला हुआ है। तो जो एक्सपेरिमेंटली जो सन का टेम्परेचर मिला था उसी वैल्यू के नजदीक में यहां से टेम्परेचर कैलकुलेट हुआ। तो स्टीफन्स लॉ और सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन, उनका इस्तेमाल करके जो सन का टेम्परेचर निकाला, यानी बाय कैलकुलेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच हुई। सन का एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर ये है और थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड टेम्परेचर ये है। ठीक है, वैसे इसको फाइनल माना जाता। ये तो आपका सोलर कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सन से जो हीट निकलती है पर सेकंड, वही हीट आपकी यहां से फैलेगी, वही हीट आपकी यहां से फैलेगी। जब यहां पे आपको पूछा जाए कि हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का हो तो इसके एरिया से डिवाइड कर देना। अगर जैसे ये सन है, यहां से जो भी हीट निकली वही सभी तरफ फैलते जा रही है, तो यहां पे भी वही हीट पर यूनिट टाइम रहेगा, यहां पे लोगे तो भी वही हीट पर यूनिट टाइम रहेगा। तो Q अपॉन T रिमेन सेम फॉर ऑल द स्फीयर्स वेव फ्रंट। लेकिन अगर यहां की इमिसिविटी पूछा जाए या इमिसिव पावर, तो यहां का इमिसिव पावर पूछा जाए तो इसके एरिया से उसको डिवाइड कर देना। अगर आपको यहां का इमिसिव पावर पूछा जाए तो यहां के एरिया से डिवाइड कर देना। अगर ये यहां तक फैला हुआ है तो भी हीट अपॉन टाइम सेम ही रहेगा, और अगर आपको यहां का इमिसिव पावर पूछा जाए तो ये वाले सरफेस एरिया से डिवाइड कर देना, और सरफेस एरिया क्या रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी यहां तक का रेडियस। ठीक है बेटा, यहां पे हम लोगों ने स्टीफन्स लॉ और सोलर कांस्टेंट ऐसे दोनों भी चीजें पढ़ ली। ठीक है बेटा, कंडक्शन और रेडिएशन पे हम लोगों ने बहुत से लेक्चर ले लिए, उसमें काफी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। आगे जो थर्मोडायनामिक्स में और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में और कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप देखते जाओ, क्योंकि जो वीडियोस में आप चेक करोगे तो वीडियोस में
अलग अलग मिक्सअप लेक्चर है। वही अगर आप प्ले लिस्ट पे जाओगे तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपको पूरे लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, ओके बेटा।